हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, व्हाट बुक्स एंड बेरियल्स टेल अस। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये जानेंगे कि जो एंशियंट बुक्स हैं उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है और जो कब्रें मिली हैं उनसे क्या जानकारी मिलती हैं पहले के लोगों के बारे में। तो ये सभी डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो एक तो हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, इसके बारे में। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, कौन कौन से वर्ड लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते थे, साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, महापाषाणों की जो कहानी है उनके बारे में जानेंगे। फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस किस तरह के देखने को मिलते थे अमीर और गरीब के बीच में। वर सम बैरियल स्पोर्ट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, तो कुछ जो बैरियल स्पोर्ट्स होते थे वो फैमिलीज के लिए होते थे एक तरह से। और अ स्पेशल बैरियल एट इनाम गांव, इसके बारे में जानेंगे। आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे और हिंदी में भी आपको कंटेंट मिलेगा। तो बस ये मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो सिर्फ इंग्लिश में लिया है। व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल्स अस, तो मतलब जो स्केलेटन है उसकी स्टडीज़ क्या बताती हैं। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव, तो ये सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले चैप्टर में। कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब देख लेते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक क्या है। जो वेद हैं हमारे वो ग्रंथ, ये दुनिया के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें से एक माने जाते हैं और सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद है। इनमें तो चार हैं वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये जो ऋग्वेद है इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी लगभग टाइम है, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं शामिल हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। तो ये विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति में रचे गए हैं जो सूक्त हैं। 3 देवता प्रमुख हैं इसमें और ये कौन कौन से हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं, सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था, एक ड्रिंक बनाया जाता था, स्पेशल ड्रिंक। तो ये है एक पौधा सोम। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। ध्यान रखेंगे, सिर्फ कंठस्थ करवाते थे, इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ नहीं था, इसको ऐसे ही वो याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता, सीखने और सिखाने वाले जो थे वो पुरुष थे। जो सूक्त थे ये जो कंपोज किए जिसने भी या फिर सीखे या फिर सिखाए वो पुरुष ही थे। ज़्यादातर ये ऐसा माना जाता है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, तो महिलाओं का भी जिक्र है यहाँ पर। ऋग्वेद की जो भाषा है वो है प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत। जो स्कूल में पढ़ाई जाती है ना संस्कृत, उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये थोड़ी और टिपिकल होती है, और डिफिकल्ट लगेगी आपको ये लैंग्वेज, समझ भी नहीं पाते हैं। आज की जो संस्कृत पढ़ाई जाती है उसको तो फिर भी समझ लेते हैं, इसको नहीं समझ पाओगे। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो उच्चारण किया जाता था एक तो इसको, और बस सुना जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। अब देख लेते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं, क्योंकि काफ़ी सारी जो भाषाएं हैं ना वो संस्कृत से ही आई हैं। तो संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय है। भारोपीय किसे कहते हैं, भारत यूरोपीय, इस भाषा परिवार का हिस्सा है ये। भारत की जो कई भाषाएं हैं जैसे कि असमिया हो गई, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी हो गई, फ्रांसीसी हो गई, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ध्यान रखेंगे जो ये भारत यूरोपीय भाषा परिवार है ना, इसी परिवार का हिस्सा हैं ये सभी लैंग्वेजेस। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द जो हैं एक जैसे थे। भाषा परिवार मतलब एक ही परिवार की हो गई, यानी सिमिलरिटी है इनके जो शब्द हैं उनमें। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो मातृ है, जैसे कि माता हो गया शब्द एक, मतलब कि मदर, उसको संस्कृत में कहते हैं मातृ, हिंदी में कहते हैं माँ,
और अंग्रेजी में कहते हैं मदर। तो आप देख सकते हैं सिमिलरिटी कितनी है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, एक भाषा परिवार कहा जाता है इन सभी लैंग्वेजेस को, क्योंकि इसमें सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। देखो अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हो सकता है उस लैंग्वेज का नाम दे करके आपसे पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे पूर्वोत्तर प्रदेश की जो भाषाएं हैं उनके नाम के हिसाब से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जो आप साउथ इंडिया में देखेंगे ये वाली लैंग्वेजेस अक्सर इस्तेमाल होती हैं, मतलब वहीं की हैं, ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं ये। तो ये जो भाषाएं हैं ये द्रविड़ भाषा परिवार की कहलाती हैं। जबकि जो झारखंड है या मध्य भारत के कई हिस्से में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ध्यान रखेंगे कौन सी जो लैंग्वेज है वो किस भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। तो ये जो नीचे आपने देखे द्रविड़ भाषा परिवार, इसकी तो कम ही है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो बाकी की जो है बाकी भारत यूरोपीय भाषा परिवार से हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी कंटेंट है ये। अब देख लेते हैं इतिहासकार जो हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, क्योंकि हम इसमें बेसिकली बुक्स एंड बेरियल्स के बारे में ही जान रहे हैं। तो देखो इतिहासकार जो होते हैं ना वो पुरातत्व वेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। हमने पहले देखा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं उनके पास, उससे वो जानकारी इकट्ठा करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भाई जो लोग हैं वो इस तरह से रहते होंगे एंशिएंट पीरियड में। वैसे ही करते हैं इतिहासकार भी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान रखेंगे जो इतिहासकार है ना भौतिक अवशेषों के अलावा भौतिक यानी कि जो फिजिकल रिमेन्स हैं, जो जैसे कि भाई हमें हड्डियों के अवशेष मिल गए या फिर कोई वस्तु मिल गई तो वो क्या हो गए, भौतिक अवशेष हो गए। लेकिन इसके अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं इतिहासकार। तो दोनों में इतना सा डिफरेंस है बस। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, जैसे बातचीत होती है ना आपस में, तो वैसे ही है वार्तालाप के रूप में ऋग्वेद के कुछ सूक्त। यहाँ पर एक पांडुलिपि का पन्ना दिया गया है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना। तो ये भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। देखो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पहले जो पांडुलिपि थी उस पर लिखी जाती थी भूर्ज नाम के वृक्ष की छाल पर या फिर तालपत्र पर। तो लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। भाई कहीं से तो कंटेंट लेना था ना, तो कंटेंट यहीं से लिया गया पांडुलिपियों से। तो इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी जो अनुवाद था वो तैयार हुआ और ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो ये संरक्षित की गई हैं जो कि पांडुलिपियाँ अभी भी बची हुई हैं। अब देख लेते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी जैसा कि मैंने बताया जानवर होते हैं, किसी भी तरह के जानवर सभी को मवेशी की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों में कौन, खासकर पुत्र जो होते थे, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो घोड़े लड़ाई में रथ खींचते थे, इस काम में आते थे ये। इनमें मवेशी जीते जाते थे जो लड़ाइयाँ होती थी, यानी जानवरों को जीत कर लाते थे इन लड़ाइयों में। लड़ाइयाँ किस लिए होती थी, ज़मीन के लिए होती थी या तो फिर पानी के स्रोत होते थे पहले, उसके लिए लड़ते थे लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो ये छोटी छोटी अब हमें ये चीज़ें लगेंगी, लेकिन उस टाइम पर इन चीज़ों के लिए ही लड़ाइयाँ होती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन जो होता था आम लोगों में बांट दिया जाता था, भाई तुम लो और मौज करो ऐसे और कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो इस तरह से धन का उपयोग किया जाता था जो युद्ध में जीता जाता धन। यज्ञ की आग में देवी देवताओं को आहुति दी जाती थी और घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, मतलब परमानेंट ऐसे कोई आर्मी नहीं रखते थे, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध में शांति के विषय में सलाह मशविरा भी करते थे। और वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। भाई सरदार तो उसी को चुनेंगे ना, मुखिया तो जो भाई कुछ पावर होगी, जिसके पास कोई स्किल होगी। अब देख लेते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि डिफरेंट एक तरह से ग्रुप के लिए यूज़ होते थे। जैसे कि लोगों का वर्गीकरण की बात करें, भाई किस तरह से वर्गीकरण होता था, तो ये होता था काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा कौन सी बोलते हैं, परिवार के आधार पर या फिर समुदाय के आधार पर,
या तो फिर निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था और किया जाता रहा है। और ऋग्वेद में दो समूह जो हैं जिनका काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है उनको देख लेते हैं। काम के आधार पर क्लासिफाई इनको क्लियर किया गया है। तो ये हैं पुरोहित और राजा। पुरोहित को कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। तो ये क्या करते थे, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे जो पुरोहित होते थे। राजा जो थे इसमें ऋग्वेद काल में, ये राजा वैसे नहीं थे जो हम अक्सर सुनते हैं जिन राजाओं के बारे में। ये ना तो बड़ी राजधानियों में रहते थे, ना ही महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये टैक्स वसूलते थे। तो प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा होता था अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे इसके बारे में। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। अभी तो हमने देखा दो ग्रुप के लिए जो इस्तेमाल होते थे शब्द। अभी जो जनता या पूरा समुदाय था उसके लिए दो जो शब्द यूज होते थे, जैसे कि जन और विश, इन दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जन जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, तो सुनाई है हमने इसके बारे में। विश वैश्य शब्द से निकला है। विश से मतलब वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पुरुजन या फिर पुरुविश मिलेगा, या तो भरत जन या भरत विश मिलेगा, यदुजन या यदुविश मिलेगा। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, दस्यु किसे कहते थे। तो प्रार्थनाओं की रचना जिसने की उनको वे खुद को आर्य कहते थे, और जो उनके विरोधी होते थे उनको कहते थे दास या दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो ये हो गए इनसे डिफरेंट थोड़े से। बाद में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया, गुलाम अर्थ निकालने लगे इसका। और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। तो युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को दास कहते थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, एक तरह से उनकी प्रॉपर्टी मालिकों की। जब तो जो मालिक कहेंगे वही नौकर को करना पड़ेगा, यानी कि एक तरह से नौकर जो हम कहते हैं आज, तो वही था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। तो जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो देखो पैरेलल चीज़ें चल रही थी। ऐसा नहीं है कि जो ऋग्वेद की रचना जिस टाइम पर हुई उस टाइम पर और कोई चीज़ नहीं हो रही थी। जिस जगह पर इसकी रचना हो रही थी उससे अलग भी तो कोई जगह थी ना। तो हर जगह पर कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही थी। तो दूसरी जगह पर क्या चीज़ें हो रही थी वो देख लेते हैं। अब हम जानेंगे खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। प्रहरी कहते हैं हम एक तरह से जो पहरेदार होता है। तो एक तरह से पहरेदार का ही काम करते थे। महापाषाण कैसे करते थे अभी देखेंगे। तो ये अब देखो ऋग्वेद से अलग ये चीज़ें भी चल रही थी, इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो शिलाखंड हैं महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। महापाषाण यानी महा यानी कि बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर। तो ये पत्थर मतलब बड़े पत्थर को महापाषाण कहते हैं। ये जो बड़ा पत्थर है ना, इसको दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, यानी कि एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से। महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है ना वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये जो प्रथा है दक्कन जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। किस तरह के, देखो ये सजाए हुए ना गोलाकार, इस तरह के पत्थर मिलते हैं कभी कभी पुरातत्वविदों को। तो ये किस तरह के हैं पत्थर? तो इस तरह के जो महापाषाण हैं इनको ताबूत, शवाधान कहा जाता है। शवाधान यानी कि शव रखने का जो एक तरह से वो होता है जगह, उसको कहते हैं सिस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। यहाँ जो दिखाया गया सिस्ट है इसमें एक पोर्ट होल है, बड़ा सुराख, बड़े सुराख को कहते हैं पोर्ट होल, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसमें अगर बात की जाए जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। देखो हिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें अनुमान पर ही आधारित हैं। जो एविडेंसेस मिलते हैं उसके आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है कि भाई ये चीज़ है ना तो ये इसका ये यूज रहा होगा। तो इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट इस तरह से अनुमान लगाते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, यही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो कभी कभी देखो ऐसे सर्कुलर लाइन में भी आपको मिलेंगे पत्थर, जैसा आपने अभी देखा,
और कहीं कहीं आपको सिंगल पत्थर भी मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े होते थे ना, तो एक तरह से मार्क करने के लिए ये रखे जाते थे कि भाई यहाँ पर कब्र है ज़मीन के नीचे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। ऐसा कहा गया है कि भाई इनमें सिमिलरिटीज़ है, यानी कि जो दफनाने का तरीका है ना, लगभग एक जैसा है सभी का। तो सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं क्या क्या चीज़ें? लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, तथा पत्थर और सोने के गहने। तो ये सब चीज़ें भी मिलती हैं शवों के साथ। तो वही है कि भाई अलग अलग रिचुअल्स होते हैं हर किसी के। जो अंतिम संस्कार है उसका आज आप देखें तो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं अलग अलग तरीके की होती हैं। हिंदू धर्म में अलग आपको मिलेगी, मुस्लिम धर्म में अलग मिलेगी, क्रिश्चियनिटी अगर देखें तो उसमें अलग मिलेगी। तो सभी धर्मों में अलग अलग तरीके से लोगों की जो अंतिम यात्रा होती है वो की जाती है, वैसे ही पहले भी होती थी। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखो कुछ इस तरह के सामान मिले हैं। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, तो ये लोहे के सामान हैं जो कि कब्रों से मिले हैं। बाईं और घोड़े के लिए सामान, नीचे अगर आप देखें ये वाला जो घोड़े के लिए सामान है ये है कुल्हाड़ियाँ, और देखो किस इस तरह की कुल्हाड़ियाँ थी। अभी तो ये मुझे उसकी तरह लग रही हैं, चप्पलों की तरह। और यहाँ पर देखो ये है एक कटार। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। देखो सोशल डिफरेंसेस उस टाइम पर भी थे, जैसे आज आप देखोगे ना अमीर और गरीब में काफ़ी आपको भेद मिलता है कि भाई जो गरीब है उसके पास कुछ भी नहीं है और जो अमीर है उसके पास इतना कुछ है कि उसके पास इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। तो वैसे ही पहले भी होता था। पहले कुछ अलग तरीका का डिफरेंस होता, सोशल डिफरेंस, लेकिन आज कुछ अलग तरीका का मिलेगा। तो कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। भाई जो ज़्यादा चीज़ें रखते होंगे वो अमीर लोग होते होंगे। ब्रह्मगिरी का एक एग्जाम्पल है। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है? ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी थे। सरदार यानी कि जो मुखिया रहा होगा, उनका लीडर रहा होगा, वो भी होगा, तो दूसरे उसके अनुयायी होंगे जो उसको फॉलो करते होंगे। यहाँ पर देख लो ब्रह्मगिरी जो अभी हमने देखा था, तो साथ साथ देखते चलो जिससे कि आपको याद हो जाएं चीज़ें। ब्रह्मगिरी जो है एक तरह से मेगालिथिक साइट है। तो यहाँ पर है ये ब्रह्मगिरी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो देखो कुछ ऐसी कब्रें भी मिली हैं जो कि ऐसा लगता है कि सिर्फ एक परिवार के लोग उसमें दफनाए गए थे। तो ऐसा हमें कैसे लगा? जैसे कि कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग टाइम पर दफनाया गया हो। देखो डेथ तो सबकी अलग अलग हुई होगी ना, अलग अलग टाइम पर, लेकिन प्लेस जो है वो ये निर्धारित कर दिया कि भाई यहाँ पर इस परिवार के लोगों को दफनाया जाएगा। तो इस तरह की भी कब्रें मिली हैं। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। यानी कि जो पोर्ट होल बनाया गया था ना, जो हमने पीछे देखा, वो इस पर्पज से बनाया गया था कि जब बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में इसी के रास्ते से दफनाया जाएगा। तो और ऐसे ही होता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जो कि हमने अभी डायग्राम देखा था, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो ये इस तरह से गोलाकार चट्टानें जो लगाई जाती थी ना, वो इसी पर्पज से लगाई जाती थी। तो काफ़ी बड़ा ये स्पेस रहता होगा यहाँ पर। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, देखो यहाँ पर एक विशिष्ट व्यक्ति कब्र देखेंगे, जो कि जैसे था ना सोशल डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, सोशल डिफरेंस जो होता था, तो यहाँ पर आप वो डिफरेंस देखोगे कि भाई एक जो व्यक्ति की है वो कुछ विशिष्ट सी कब्र मिली है, जिसमें कि मतलब अलग चीज़ें, अलग तरह की चीज़ें देखने को मिली। ये इनाम गांव में मिली है। इनाम गांव कहाँ है? घोड़ नदी के किनारे पर एक स्थल है ये, जो घोड़ नदी है ये भीमा की एक सहायक नदी है। तो इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ऐसा माना जाता है। यहाँ वयस्कों को आमतौर पर उत्तर की ओर सिर करके, एक तो सिर उनका उत्तर की ओर होता था, दूसरा उनको सीधा लिटाया जाता था, सीधा लिटा करके ज़मीन में दफनाया जाता था। कभी कभी घरों में भी दफनाया जाता था। जिन बर्तनों में संभवतः भोजन और पानी होता था उन्हें मृतकों के साथ रखा जाता था। तो ऐसी चीज़ें मिली हैं हमें, जिससे पता चलता है कि भाई कुछ चीज़ें भी रखी जाती थी लोगों के साथ। एक आदमी की जो कब्र मिली है, विशिष्ट कब्र जो हम देख रहे हैं अभी,
तो ये है इसके बारे में ही कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। तो बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। यही तो बात हो रही है सोशल डिफरेंस की, यानी कि ये अमीर लोग रहे होंगे। तो इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, शव के पैर मुड़े हुए थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये शायद किसी सरदार का शव होगा, जो मुखिया होगा। तो भाई तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से दफनाया गया, घर में ही दफनाया जाता था। देखो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनाम गांव, ये है यहाँ पर इनाम गांव। ये अर्ली विलेज है। इनाम गांव जो है अर्ली विलेज का एग्जाम्पल है, जो शुरुआती गांव थे, क्योंकि शहर ही थोड़ी ना थे, गांव भी तो थे। तो ये गांव का एग्जाम्पल है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, इसमें देख लेते हैं। देखो, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे ही होते हैं, दोनों सिमिलर से होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो ये पता लगा सकते हैं। इसका एक तरीका है, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। जैसे कि यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो उसे महिला का कंकाल मान लेते हैं। लेकिन इसके साथ दिक्कत है। क्या है दिक्कत? क्योंकि पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है उसके हड्डियों की जांच। उसको हड्डियों को देखा जाए, उसके हड्डियों का स्ट्रक्चर देखा जाए कैसा है। क्योंकि महिलाएं जो बच्चों को जन्म देती हैं, जो उनका कटी प्रदेश यानी कूल्हा जो होता है पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसके आधार पर पहचानते हैं कि भाई जो कंकाल है वो किसका है, स्त्री का है या पुरुष का है। तो ये जो समझ है कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है, जैसे आज के कंकालों में देखने को मिलता है। तो उसी आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया, इस तरह से पता लगाते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं। एक और जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं हड्डियों से ही रिलेटेड। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। तो ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की जो 206 हड्डियां हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा है। तो संभवतः चरक ने क्या किया होगा, अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं और कार्टिलेज जो है उसको जोड़कर ये संख्या बताई थी, तब वो 360 हड्डी तो पहुंचे होंगे। अब देख लेते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे कैसे थे। तो पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों के पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, क्योंकि भाई नॉनवेज तो खाते होंगे, तो इसी आधार पर पता चला। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर और सांभर, देखो इतने सारे जानवर, ये चिट्टीदार हिरन, काला हिरन, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। देखो हड्डियों के आधार पर पता चल गया है कि भाई कौन कौन से जानवर मिलते थे। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसबेरियां भी एकत्रित की जाती थी। अब देखो यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका चैप्टर में लास्ट में दिया होता है, तो मैंने ले लिया है इसका स्क्रीनशॉट। तो चीन की बात करें तो चीन में लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। जो लेखन कला है, सबसे पुरानी लेखन कला, तो ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखो किस किस चीज़ पर लिखते थे पहले, कागज़ तो होते नहीं थे, तो ये जानवरों की हड्डी पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। कैसे सवाल? जैसे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे, क्योंकि क्या माना जाता था, भविष्य बताती हैं, ये ऐसा माना जाता था। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटककर दरारें पड़ जाती थी। भविष्य वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे कि भाई क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी भविष्य में। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे कि ये भविष्य वक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। अब भाई भविष्यवाणी हमेशा तो सही होती नहीं है। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि चैप्टर के लास्ट में दिया होता है कल्पना करने के लिए, तो इससे सीटेट में क्वेश्चन आता है बेसिकली, बाकी एग्जाम्स में तो नहीं आता, पर सीटेट में आता है, और ये वाला क्वेश्चन आया भी था।
तो ये कल्पना करने के लिए एक तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं लास्ट में। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं जो चैप्टर में इस्तेमाल हुई थी। तो वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था? लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई थी लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास जो था वो 3600 से 2700 साल पहले शुरू हुआ। और चरक लगभग 2000 साल पहले। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको इसकी नीड है, उनको मिल सके वीडियोज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।